अभी देखिए स्क्रीन अगर विजिबल हो तो मुझे बताइए प्लीज। यस सर। Yes, sir, it is दिख रहा है ना visible. अभी? यस सर। शायद कुछ हाँ सर। हैंग हो गया Yes, था, sir. नेटवर्क इशू था शायद। मुझे तो दिख रहा था कि आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन अभी अभी दिखाई पड़ रहा है। ओके, फाइन। सो till yesterday we have finished article 14, and today onwards we are going to deal with another article which is called as an backbone of fundamental rights, and that article is dealing with right to freedom under article 19 subclause 1. And as I have rightly said that this is treated to be a backbone of fundamental right, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी, पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह फंडामेंटल राइट्स का ये बैकबोन है। अगर ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हमको रिस्ट्रिक्ट किए गए तो शायद ही इंडिया में कोई बंदा काम कर पाएगा, कोई बात कर पाएगा, कोई एक जगह इकट्ठा बैठ पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। सो there are 6 such fundamental rights presently. Previously there were 7 such fundamental rights, fundamental freedoms, which were given to the people of India. But one of that fundamental right or fundamental freedom has been now few years before has been declared to be a constitutional right. It was concerned with the right to property, and presently it goes under article 300. So it becomes a कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट जो है वो बन गया है, जहां पर हम प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। वो हमारा एक राइट उसमें था, उसको यहां से निकालकर वहां पर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किया गया। यानी कि इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे, केसेस हुए थे, और उसीलिए उसको वहां से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ ये जो 6 राइट्स हैं, फंडामेंटल फ्रीडम्स है, इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे बड़ा इसमें पार्ट जो है फर्स्ट एंड सिक्स्थ, ये दोनों भी बहुत बड़े पार्ट है। सो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A is dealing with the freedom of speech and expression, and article 19 sub clause 1B freedom of assembly. Article 19 1C, it is concerned with freedom to form association. Article 19 1D freedom of movement. Article 19 1E freedom to reside and to settle. आर्टिकल 9 1F जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, उसको अभी शिफ्ट कर दिया गया और यहां से ओमिट कर दिया गया, वो राइट टू प्रॉपर्टी में वहां पर अभी चला गया। सो नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज G फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। एक छोटा सवाल है, आपको क्या लगता है यस और नो में? आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है। देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपसे निकाल लिया, फ्रीडम ऑफ असेंबली आपसे निकाल लिया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपसे निकाल लिया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपसे निकाल लिया, राइट टू रिसाइड एंड टू सेटल निकाल लिया, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस आपसे निकाल लिया। तो ये बताइए, क्या आप कुछ कर पाओगे? प्लीज टाइप यस और नो। यस इज करेक्ट, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेड टू बी ए बैकबोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये ऐसे 6 गोल्डन फंडामेंटल फ्रीडम्स है जिनकी वजह से आज की डेट में हम सभी लोग सारे काम कर पा रहे हैं। अभी राइट नॉट टू असेंबल, क्लास में असेंबल हो गए तो वहां पे नॉट टू असेंबल लिखा है, तो हमारा राइट तो नहीं है असेंबल होने का, तो हम क्लास में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हर चीज को अगर उस व्यू से देखा गया तो यहाँ पर हमें जो फ्रीडम्स मिले हैं ये फंडामेंटल गोल्डन फ्रीडम्स कहा जाता है। 6 फंडामेंटल गोल्डन फ्रीडम्स, इसको हम लॉ की भाषा में कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक आफ्टर the first one, that is article 19 sub clause 1 sub clause A freedom of speech and expression. So under this I have jotted down this in different 11 points, and under that every point is having certain explanation. First of all we will see that this article says that all the citizens shall have the right to freedom of speech and expression. सभी सिटीजन्स को, यहाँ पे वर्ड सिटीजन्स इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 19
सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, दोज हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया. नाउ this right to freedom of speech and expression is only available to citizens of India. It also states that this right is subject to certain restriction or limitation imposed under Article 19, subclause 2, which empowers the state to put reasonable restrictions. अभी यहाँ पर स्टेट्स को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस के ऊपर रखा गया है. तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है या लिमिटेशंस है जिसको बोला गया आर्टिकल 19(2) में. आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए के लिए रिस्ट्रिक्शन लगे गए. तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? ऐसे क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि जिसकी वजह से हम लोगों को स्टेट कहता है कि आपको 100% फंडामेंटल फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, तो लिमिटेशन लगाया है. यहां पर उन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट नंबर 1, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट नंबर 2, पब्लिक ऑर्डर नंबर 3, decency and morality number 4, number 5 contempt of court, number 6 defamation, number 7 incitement to offense, and number 8 integrity and sovereignty of India. ये 8 चीजों को धक्का नहीं लगना चाहिए. इसको बगैर धक्का लगे आपको फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. यानी कि हम कभी कोई बात करते हैं तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को धक्का नहीं लगना चाहिए, यानी कि हम स्टेट के खिलाफ में बात नहीं कर सकते. फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, जो भारत देश के दूसरे देशों के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस है, फॉरेन स्टेट्स के साथ में रिलेशंस है, उन रिलेशंस को हमारी स्टेटमेंट की वजह से अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो वो स्टेटमेंट गलत है. वहां पर आपको कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन किया गया. और इसीलिए हम लोगों को कोई अधिकार नहीं बन पड़ता कि इन फॉरेन स्टेट्स को और या फॉरेन स्टेट्स के रिलेशंस को हम कोई धक्का पहुंचाए. तीसरा ये है पब्लिक ऑर्डर, द ऑर्डर विच हैज बीन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. और उस ऑर्डर के खिलाफ आप बात कर रहे हो और आपने कोई आगे पीछे सोचा नहीं, अपना स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के खिलाफ जाकर आप अगर कोई बात करते हो तो इट बिकम्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. पहली बात. दूसरी बात, कोर्ट ने दिया हुआ ऑर्डर आपको फॉलो करना ही होता है. कोर्ट का फाइनल ऑर्डर विल बी the final order. If you are not following that, it becomes a contempt of court, and whatever punishment is there or whatever penalty has been levied by the court of law, they will execute the penalty. So उसको punishment भी दिया गया. So contempt of court में इस तरह होता है कि कोर्ट की ऑर्डर को फॉलो करना ये रूल है हमारे लॉ का. डिफॉर्मेशन या किसी स्टेट के खिलाफ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए. तो डिफॉर्मेशन अगेंस्ट स्टेट, डिफॉर्मेशन अगेंस्ट फॉरेन state, defamation against security of the state, defamation against public order, ये भी नहीं होना चाहिए. डिसेंसी एंड मोरालिटी को इस्तेमाल करना चाहिए. इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक सेक्टर है जहां पर इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, पीस विद इन द स्टेट एंड विद इन द कंट्री, ये भी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी यानी कि हमारे देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने आगे पैर रखना चाहिए, ना कि उसको तोड़ने के लिए. अगर तोड़ने की कोशिश की तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको जो भी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके खिलाफ आपको जो है कोर्ट में घसीटा जा सकता है. सो स्टेट कैन डू दैट इफ समवन इज गोइंग अगेंस्ट द स्टेट. रिसेंटली बहुत सारे केसेस है जहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ में अगर कोई गलत तरीके से आवाज उठा रहा है तो उसको देशद्रोही बोलकर जो है साबित कर दिया जा रहा है. तो व्हाट इट इज द एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच यू आर यूटिलाइजिंग अगेंस्ट द स्टेट. स्टेट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता. फॉलोड, if you have followed, please type followed in the chat box. Wow.
नाइस. सो द नेक्स्ट पॉइंट कंसर्न विद इट इज मीनिंग. इसके मीनिंग में सारी चीजें दी हुई है. मीनिंग मीन्स राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शंस एंड ओपिनियन फ्रीली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, freely by writing, freely by printing, freely by picture or any other mode. कोई भी मोड से आप, जैसे कि वर्ड्स ऑफ माउथ, सपोज यहाँ पे गौरव मनोज पाटिल है मेरे सामने, तो मैं गौरव मनोज पाटिल को पूछ रहा हूँ, गौरव आप आंसर दे सकते हैं उधर से, आपका नाम क्या है? गौरव मनोज पाटिल. यस. सो व्हाट इट इज, मैंने सवाल किया, उन्होंने आंसर दिया. ये प्लेनली ये चीज जो है एक्सप्रेस कर रहे एक दूसरे को सवाल पूछ के. अभी मैंने अगर इनको आड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया, सपोज गौरव मनोज पाटिल इज ए गवर्नमेंट वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, ओके, और मैंने उनको सवाल किया कि क्या गौरव साहब आप तो कभी दिखते नहीं ऑफिस में, हम तो कई बार आके गए, हालांकि मैं ऑफिस में कभी गया ही नहीं, लेकिन मैं गौरव मनोज पाटिल को ये सवाल कर रहा हूं. अभी आपका आंसर क्या रहेगा गौरव? यस गौरव बताइए, जो भी आप बोलेंगे वो सही रहेगा. जस्ट यू हैव टू आंसर. आप तो मुझे कभी दिखे ही नहीं. वाह, वेरी गुड. सो इन्होंने कहा कि आप तो मुझे कभी दिखे ही नहीं. तो ये सारी चीजें जो है वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, अभी गौरव इज टॉकिंग एज एन स्टेट टू मी. तो यहाँ पे यही चीज है कि माउथ, हम लोग बात कर सकते, लेकिन मैं किसी को डिफेम नहीं कर सकता, मैं किसी स्टेट को नीचा नहीं दिखा सकता. कि गौरव को अभी मैंने बोल दिया कि क्या ऐसे लोगों को भर्ती करके रख दिया हमारे गवर्नमेंट ने कि ऐसे लोग वहां पर आते ही नहीं है, कुछ नहीं, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो गौरव यहाँ पे मुझे रोक सकते हैं. आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में आपको स्टेट के खिलाफ बात करने का कोई पावर नहीं है. यू कैनॉट स्पीक अबाउट द स्टेट इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, तो ही कैन स्टॉप मी. सो यहाँ पर हमको राइट दिया है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है. इसका मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस के साथ में दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 100% नहीं दिया है. फिर हम राइटिंग कर सकते हैं. राइटिंग में किसी को एप्लीकेशन देना, राइटिंग में कविता लिखना, राइटिंग में स्टोरीज लिखना, राइटिंग में बुक्स लिखना, राइटिंग में हम जो है हमारे माइंड में आया हुआ ऐसा कोई लेख जो समाज को काम में आए, ऐसी चीजें लिख सकते हैं. प्रिंटिंग में हम बुक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं, हमारी न्यूज़पेपर पब्लिश कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या पॉम्पलेट्स बना सकते हैं. आपका एडवर्टाइजमेंट, आपकी जो भी बिजनेस हो उससे रिलेटेड प्रिंटिंग्स बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हो. सो व्हाट इट इज, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हम लोगों तक पहुंचने का एक जरिया है. पिक्चर में पेंटिंग आ गया, या पिक्चर में कोई जो फिल्म वगैरह बोलते हैं हम लोग, वो आ गया, शॉर्ट फिल्म्स आ गई, मूवीज आ गई, एल्बम्स आ गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पटकथा बोलते हैं जिसको, या स्टोरी बोलते हैं, कहानियां बोलते हैं, छोटी छोटी कहानियां जिसके अंदर पिक्चराइजेशन की जाती है ड्राइंग्स निकालकर, या फिर मिमिक्री होती है, अलग अलग किस्म की माइम्स होती हैं. तो बहुत सारी पिक्चर्स का वे है कि इसके अलावा भी बहुत सारे मोड्स हैं जिसको हम जेस्चर्स भी बोलते हैं. कभी कभी जेस्चर, साइंस, like this there are number of examples through which we are going to be expressing ourselves by way of picture. अभी कई बार देखो बैठे बैठे ना, कई लोगों को आदत रहती है सामने वाले को सिर्फ इशारे से बताने की. हमारे ग्रुप में होता है कई बार, ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ देखे गए हैं, पाए गए हैं कि जो अपने एक्सप्रेशन से सामने वाले को सब कुछ कह देते हैं, और ये जो चीज है सामने वाला समझ भी लेता है. तो वो भी एक रास्ता हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. तो दीज आर द वेज. देन दिस एक्सप्रेशन आल्सो मीन्स, ये एक्सप्रेशन में और चीज जब नए सिरे से 1970 के बाद में बहुत सारी नई नई चीजें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आना शुरू हुई, जिसके अंदर पब्लिकेशन वर्ड को ऐड किया गया, एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन इट.
तो इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंक्लूड किया गया, पब्लिकेशन वर्ड को इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह की केसेस आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पब्लिकेशन इज अ पार्ट। देखिए प्रिंटिंग करना माने क्या हो गया, उसको पब्लिकेशन करना। खाली प्रिंट छपा के दिया तो उसको पब्लिश करेंगे जब तक लोगों को कैसे पता चलेगा, इसलिए इस पब्लिकेशन वर्ड को प्रिंटिंग के साथ में प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग हाउस ऐसा जो नाम है वो देते हैं। फिर ये चीज जब हो गई तो फिर कुछ प्रेस के लोगों ने पूछा कि भाई प्रेस का कैसे, फिर न्यूज़पेपर तो हम लोग छापते हैं, तो ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है? तो यस आता है। तो उसी के लिए फिर एक केस हमको यहाँ पर आई है, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, AIR 1950, सुप्रीम कोर्ट 1-4। It was observed that freedom of speech and of press lays the foundation of all democratic organization। democratic organization जितने भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में, तो उसका ये फाउंडेशन है फॉर विदाउट फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन। For this, without free political discussion, no public education will come out. So, the essential for this purpose is a proper functioning of the process of popular government, and this is possible only when if you are allowing publication and freedom of press under the term freedom, right to freedom of speech and expression। जब तक ये पॉसिबल तभी होगा जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑफ प्रेस ये अलाउ किया जाएगा। तो रोमेश थापर की केस में ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का रहा है। सो क्लियर? इफ यू आर क्लियर प्लीज टाइप CC इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसर्न विद दिस इज कि इसके अंदर और कुछ चीजों को इंक्लूड किया है जो प्रेस से रिलेटेड है। उसमें एक एग्जांपल ले लेंगे, श्रीनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, AIR 1931, मद्रास 7-0। So in this case Supreme Court has held, Madras High Court has held that freedom of speech also includes liberty to propagate। किसी चीज को प्रोपोगेट करना, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाना, नॉट वंस व्यूज ओनली, किसी एक व्यक्ति का व्यू नहीं, सभी के व्यू जो है लोगों तक पहुंचाना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू प्रोपोगेट और टू पब्लिश द व्यूज ऑफ अदर पीपल, otherwise this freedom would not include the freedom of press। next is freedom of speech and expression has certain special purposes। ये freedom of speech and expression के पीछे कुछ purposes हैं, उसमें 4 special purposes दिए हैं। ये किस किस चीजों से रिलेट करते हैं या ये कैसे हम लोगों को बेनिफिट देते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, उसको देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू अटेन सेल्फ फुलफिलमेंट, हमको सेल्फ फुलफिलमेंट करने के लिए हेल्प करता है। दूसरी चीज ये है इट असिस्ट इन डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। जैसे इतिहासकार होते हैं ना, वो ट्रुथ को डिस्कवर करने के लिए निकलते हैं। कई जगह हैं जहां पर ये खोदकाम करके खोदते हैं, वहां पे जैसे मोहनजोदारो आपने नाम सुना होगा, उसको खोदकर वहां पे एक पूरा शहर निकला अंदर, और उस शहर को जो है गवर्नमेंट ने देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए खुला करके रखा है, और वहां से उसको मेंटेन करने के लिए जो भी टिकट्स वगैरह लगा है। तो इस तरह से कई सारे सेक्टर्स है जिसको डिस्कवर करके लोगों के सामने सच्चाई लाना, वो भी एक जो है पार्ट है इसका। तीसरी बात में ये आता है कि ये सारी चीजें हमको जो दी हैं, इट स्ट्रेंथन्स द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, हमारी कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। और यहाँ कहां पर ये इस कैपेसिटी का इस्तेमाल होगा? इन पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। से फॉर एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग का काम चल रहा है, ओके, तो डिसीजन मेकिंग में क्या है कि सपोज हमारे क्लास के 15 बच्चों को, जैसे अभी यहाँ पे मेरे सामने जो लोग दिख रहे हैं उनके नाम ले रहा हूं मैं, नवजोत है, फिर विनीत है, आर्यन है, ऋतुराज है, सोनम जैंगो है, गौरव है, सुनील है, सूरज, सूर्यकांत और भक्ति बापूराव। इतने लोग मुझे फिलहाल दिख रहे हैं, 10 लोग। सपोज ये 10 लोगों को एक प्रोजेक्ट मिल गया, ओके। ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद में इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए,
इन सभी लोगों ने आपके सामने बैठ के डिस्कशन शुरू कर दिया और ये प्रोजेक्ट सच में अच्छा है या नहीं है, या इस प्रोजेक्ट को इतने पैसों में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग है। और ये प्रोजेक्ट से जो भी अमाउंट आएगी ये पूरी अमाउंट कॉलेज को देंगे, इस तरह का जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया जा रहा था। तो सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये पार्टिसिपेशन में इन लोगों ने देखा कि वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो सभी जो स्टूडेंट्स है इन दोनों क्लास के अभी जो लेक्चर में है, इन स्टूडेंट्स को ये पूछा गया, तो कई लोगों का अलग अलग ओपिनियन आया और फाइनल डिसीजन ये रहा कि ये 10 लोग जो हैं, इनका विल ये है कि ये जो भी पैसा आएगा ये कॉलेज को दिया जाए। और बाकी कुछ लोग ऐसे थे कि ये बोल रहे हो कि आप 10 लोग हो, आप प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, आप कॉलेज को क्यों दो। तो कुछ ओपिनियन ऐसे भी आए, कुछ ओपिनियन आए कि भाई किसी एक व्यक्ति को दो जिसको उसकी जरूरत है, कॉलेज को देके क्या फायदा होगा, तो ऐसा किसी ने कहा। और मैक्सिमम ओपिनियन ये आए, तो सारे ये 10 बच्चों ने मिलकर ये सोचा कि ये आने वाला जो भी पैसा रहेगा इसमें हम कोई चीज या ये अमाउंट कॉलेज को देंगे जिसमें कॉलेज आने वाले बच्चों के लिए अपडेटेड मशीनरी या अपडेटेड स्किल वाला कोई चीज यहाँ पर परचेस कर ले जिसका फायदा हमें और कल आने वाले बच्चों को भी होगा। तो मैकेनिज्म के लिए उन्होंने ये प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, इंडिविजुअल कैपेसिटी बढ़ गई डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक जरिया वहां पे सामने आया। Then it provides a mechanism by which it would be possible to establish a reasonable balance between stability and social change। देखिए अभी यही एग्जाम्पल में देखते, यहाँ पे इन 10 बच्चों का तो फिक्स हो गया कि ये भाई ये पैसा हम आगे लेकर नहीं जाएंगे अपने घर में, इसको हम कॉलेज को दे देंगे, ये हो गई स्टेबिलिटी। सोशल चेंज क्या आया, आने वाली जनरेशन्स को उस मशीन के बारे में, उस मैकेनिज्म के बारे में पता चलेगा कि कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास में थे, दे विल गेट मोटिवेशन फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स की आने वाले कल के बच्चों को पढ़ाई के लिए जो नए नए मैकेनिज्म, आजकल नए नए मशीनरीज आ रही हैं, तो उनको सामने ला सकते हैं। और ये बच्चों के लिए, हमारे लिए तो था ही, ये बच्चों के लिए भी इसको इस्तेमाल होगा। तो ये बैलेंस हो गया स्टेबिलिटी और सोशल चेंज का। किस वजह से हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये 10 बच्चों ने आपस में डिस्कस करके ये डिसीजन लिया था। वो डिसीजन था कैपेसिटी इंडिविजुअल स्ट्रेंथनिंग डिसीजन फॉर ऑल। तो यहाँ पर सोशल चेंज भी हो गया, स्टेबिलिटी भी आ गई, मैकेनिज्म भी प्रोवाइड हो गया, इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन भी हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू ये सब हो गया। इट मीन्स सभी व्यक्तियों का यहाँ पर, ड्यू टू ऑल दिस, members of the society should be able to form their own belief and communicate them freely to others। एक दूसरे को अपने डिसीजन को कम्युनिकेट करने का एक जरिया इस मैकेनिज्म से हमको मिलता है। तो ये एक न्यू डायमेंशन जो है यहाँ पर देखने को मिला है। देन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्पेशल पर्पसेस हो गया। अभी केसेस देखते हैं, दो केसेस है, प्रभुदत्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और LIC वर्सेस मनुभाई शाह। फिर प्रभुदत्ता का भी एक केस है। प्रभुदत्ता के केस में भी कई सारी चीजें इस तरह से हमको देखने के लिए मिली। ये जो है न्यूज़पेपर में, प्रभुदत्ता के केस में क्या हुआ था, न्यूज़पेपर में रंगा एंड बिल्ला नाम के दो जो कन्विक्ट्स थे जिनको जेल में रखा गया था, और चीफ रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर के लोगों ने इनका इंटरव्यू जो है, इन जो दोनों को डेथ सेंटेंस हुआ था इन कन्विक्ट्स को, तो तिहाड़ जेल में इनको रखा गया था। सो इन द इंस्टेंट केस द कोर्ट डायरेक्टर द सुपरिटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल टू परमिट चीफ रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर टू इंटरव्यू रंगा एंड बिल्ला, the two death sentence convict under Article 19(1)(a) as they were willing to be interviewed. The jail authorities has refused the permission to the newspaper representatives to interview the convicts. So court has held that the right to know news and information regarding administration of government is included in the freedom of press. तो प्रेस को ये राइट है कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, वो प्रभुदत्ता की केस में यहाँ पर इनको अलाउ किया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर। तो ये दो केसेस है। न्यू डायमेंशंस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन
अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया? इफ यू हैव फॉलोड प्लीज टाइप फॉलोड इन द चैट बॉक्स वेरी फास्टली। जो बचे हुए 2 पॉइंट्स है उसको फास्ट में कवर करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फाइन। तो न्यू डायमेंशंस का जो केस है, यहाँ पर न्यू डायमेंशंस में 2 पॉइंट्स है, उस 2 पॉइंट्स को देखेंगे। गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ये एक ऐसा पहला लैंडमार्क केस था जिसकी वजह से आज का पूरा मीडिया सेक्टर जो है ओपन हो गया। 1995 में सुप्रीम कोर्ट केसेस 161, इट वाज ए हिस्टोरिक केस, ये हिस्टोरिक केस था। The Supreme Court has considerably widened the scope and extent of the right to freedom of speech and expression, and held that the government has no monopoly on electronic media, and a citizen under Article 19 sub clause 1A has a right to telecast, broadcast to the viewers, listeners through the electronic media, television and radio, and any important even they can relay from their मीडिया। तो टेलीविजन हो या रेडियो हो, इसके ऊपर से मैच का लाइव जो चित्रीकरण है या लाइव मैच का जो कमेंट्री है वो बोलने से गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में परमिशन दी गई है। केसेस जो भी आप देख रहे हैं शायद हो सकता है एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं बताया था, सो बाद में इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में लाया गया। एक सिग्निफिकेंट जजमेंट था टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन लिमिटेड, 1995 Supreme Court cases 139. It was held that commercial speech, that is advertisement, is a part of freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of Constitution, and it cannot be restricted on the ground of Article 19 subclause 2. Further, the court made it clear that the commercial advertisement which are deceptive, unfair, misleading and untruthful could be regulated by the government.